नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे ने सियासी घमासान मचा रहा है और हरियाणा चुनाव में ये नारा हिट साबित हुआ था। लिहाजा बीजेपी उपचुनाव में भी इस नारे को बूस्टर की तरह अपनाने की तैयारी कर रही है। उधर विपक्ष भी समझ गया है कि ये नारा उसकी रणनीति पर भारी पड़ सकता है और इसलिए सपा ने इस नारे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव के बाद अब शिवपाल यादव ने इस नारे के सहारे हमला बोला है और कहा है कि पीडीए ना तो बटेगा और ना ही कटेगा। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने आगे कहा कि जो ऐसी बात करेगा वो बाद में पिटेगा। यानी शिवपाल यादव खुलेआम धमकी दे रहे हैं और उधर सपा नेता ने पोस्टर के जरिए इस नारे को घेरा है और छपाया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। साफ सरल शब्दों में समझें तो उपचुनाव की लड़ाई अब बटेंगे तो कटेंगे बनाम पिटेंगे हो गई है। तो खास पैनल के साथ हम आगे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पीडीए न तो बटेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। इस तरह के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का उन्होंने काम किया है पहले भी और लगातार करेंगे। लेकिन आज जो युवा है वो केवल चाहता है कि उसे रोजगार और नौकरी मिले। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने रंजीत सिंह नाम के समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया है। आपको दिखाऊं तो इस पर लिखा हुआ है, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब जल्दी से आपको आज के हम सवाल बता देते हैं जो कि हम आज की डिबेट में उठाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि उपचुनाव की लड़ाई धमकी तक आई। पहला सवाल जो कि हम अपने मेहमानों से करेंगे, सवाल ये कि बटेंगे कटेंगे के जवाब में शिवपाल पिटेंगे, क्योंकि बयान उनकी तरफ से दिया गया है। बटेंगे कटेंगे वर्सेस क्या पिटेंगे, अब इसकी लड़ाई होने जा रही है। और बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस पीडीए दाव, क्या ये माना जाए? सवाल ये भी कि योगी का नारा बनेगा उपचुनाव में क्या सहारा? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ जल्दी से आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह जी मौजूद हैं, बीजेपी नेता हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल आशीष चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर निषाद प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत संजय जी, सबसे पहले मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। क्या ये जो नारा दिया गया था आप लोगों की तरफ से, बटोगे तो कटोगे, क्या इसी पर अब उपचुनाव भी आप लोग लड़ने जा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये, जो शिवपाल यादव की तरफ से बयान सामने आया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे और जो बाद में होगा ऐसा कहने वाले वो पिटेंगे, उस पर आपका रिएक्शन? संजय जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बोलिए जी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है बटोगे तो कटोगे, ये देश के लिए नारा है, ये देश के भविष्य के लिए नारा है, भारत की सुरक्षा के लिए नारा है, भारत के विकास के लिए नारा है। इसी में सब कुछ सारा निहितार्थ है और ये नारा हमारे अतीत से लेकर वर्तमान और भविष्य को भी इंगित करता है। अब रही बात बटोगे तो कटोगे, मैं इसमें एक और जोड़ देता हूं, बटोगे तो कटोगे और घटोगे तो कटोगे। अगर हम घटेंगे तब भी कटेंगे,
जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने देखा है क्या स्थिति है हिंदुओं की। तो ये देखिए हिंदू सुरक्षा को लेके है, और हिंदू सुरक्षा का मतलब है राष्ट्र की सुरक्षा, भारत के विकास को लेके योगी जी ने नारा दिया है कि देश के अंदर शांति का माहौल बना रहे। देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो घात लगा के बैठी हैं, भारत को बांटना चाहती हैं, हिंदुओं को बांटना चाहती हैं सांप्रदायिक सेकुलरिज्म के नाम पर। देखिए दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर सेकुलरिज्म का बड़ा नारा लगता है, और सेकुलरिज्म का नारा कौन लगा रहे हैं? जो जातिवादी लोग हैं। उनका एक सीधा साफ एजेंडा है कि भाई 18-20% मुस्लिम वोट हमारे साथ बिल्कुल एक मुश्त खड़ा है चट्टान की तरह से, आप हिंदुओं को बांट के 10-15%, 10-5% वोट ले आइए, हम आपको सत्ता की मलाई खिला देंगे, और हम अपना जो हमारा एजेंडा है, उन सांप्रदायिक ताकतों का एजेंडा है, उसको हम आपके द्वारा देश में लागू करवाएंगे। उदाहरण के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक डिमांड थी कि हर जिले के अंदर शरीयत अदालतें, काजी अदालतें खोली जाएं। तो ये सब डिमांड आई नहीं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए चिल्ला रहे हैं। देखिए पीडीए खुद एक बंटवारे का, हिंदुओं को बांटने का नारा है। अब उसमें ये बार बार देखिए चतुराई के साथ फेरबदल करते रहते हैं। आप अखिलेश यादव जी के पुराने पीडीए को उठा के देख लीजिए, उसमें क्या बोलते हैं? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। फिर जब इनको समझ में आया होगा तो उन्होंने कहा नहीं, पिछड़ा अगड़ा, उन्हें पिछड़ा, दलित और आदिवासी भी जोड़ दिया उन्होंने, और अल्पसंख्यक जोड़ दिया इसमें। ठीक है मेजर आशीष, मेजर आशीष वो कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों का पीडीए का नारा भी बार बार बदलता रहता है, और जो नारा दिया गया बटेंगे कटेंगे वाला, वो भविष्य के लिए आगे दिया गया है। और एक नारा और जोड़ दिया उन्होंने, बटोगे तो कटोगे और वरना घटोगे। घटोगे तो भी कटोगे। देखिए बहुत स्पष्ट है, आज दो तरीके की धाराएं जो हैं वो देश में राजनीतिक तौर पे बह रही हैं। एक है राम को सही मायने में मानने वाले लोग, और दूसरी तरफ है राम के नाम पे मांगने वाले लोग। ये दो धाराएं हैं, एक राम को मानने वाले हैं और एक राम के नाम पे मांगने वाले हैं। तो ये दो धाराएं हैं। और अब आप देखिए कि ये किस तरीके की राजनीति हो रही है कि जहां होना चाहिए था, बताना चाहिए था कि हमने कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितने लोगों को रोजगार दिया। रोजगार सिर्फ बोलने से नहीं कि हमने ये फैक्ट्रीज लगाई, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ये सब तो कोई नहीं बता रहा, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना नहीं। शिवपाल यादव जी जो ये समझाना चाह रहे हैं कि पिटेंगे, वो किसको पीटने की बात कर रहे हैं? तो चुनाव में पिट जाएंगे ना। जैसे कि आप देखिए कि भगवान राम का आशीर्वाद किसको मिला? अयोध्या से लेके चित्रकूट, मेहंदीपुर बालाजी, रानीखेत, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के खोखले जो राष्ट्रवाद और खोखला जो हिंदुत्व का नारा था, लोगों ने देख लिया कि आप केवल राम को बेच रहे हैं, आप राम को मान नहीं रहे। नहीं, अभी संजय जी को सुना ना आपने, आपका तो वक्त वक्त पर पीडीए का नारा भी बदलता रहा है। नहीं बदलता हमारा, आप समझा नहीं पा रहे हैं कि पीडीए असल में है क्या? बहुत साफ है, हमारा है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट और भारतीय जनता पार्टी का है पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। वो केवल डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये सड़कें बनाई, हमने मेट्रो दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया। इनने बच्चों के हाथ में क्या दिया सबको पता है। तो हमने फोकस किया डेवलपमेंट पे। जो सुरक्षा की बात होती है, आज स्थिति देखिए लॉ एंड ऑर्डर की, कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक पिटता है सबके सामने, थप्पड़िया दिया गया उसे पुलिस के सामने। और ये स्थिति अगर एक विधायक की है जो सत्ता पक्ष का है, वैसे तो किसी विधायक के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन कल्पना करिए जो सत्ता पक्ष का विधायक है वो ऐसे पिट रहा था। दूसरा एक विधायक था जिसने खुलासा किया कि जो दंगे हैं उसमें गोलियां चलवाना, पत्थर तक फेंकवाना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया बहराइच में। उसने खुद खुलासा किया, और उसने खुलासा तब किया जब उसके बेटे पे बात आई कि उसी की हत्या करने का प्लान था। तो जो लोग इतना जहर घोल रहे हैं, ठीक है संजय जी एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी जल्दी से। बहुत सम्मानित पद रहा है, और अच्छी बात है कि समाजवादी में ऐसा भी व्यक्ति आया है। आशीष जी, मुझे नहीं मालूम है कि आप पिछली सरकार में सपा में थे कि नहीं थे। आपने देखा, आप शायद नहीं जानते होंगे, आपका जो पीडीए है, जो इसमें डी जो लगा है, दलित,
दलितों की क्या स्थिति थी, गांव के अंदर मारे जाते थे, लाठियों से मारे जाते थे यादवों के द्वारा, कोई सुनने वाला नहीं होता था। और ईश्वर करे, भगवान बचाए इस उत्तर प्रदेश को कि अगर कहीं समाजवादी सरकार आ गई तो दलितों की क्या स्थिति होगी और हमारे समाज की जो बहु बेटियां हैं उनकी क्या स्थिति होगी। सोच के डर लगता है। समाजवादी का जो सरकार था उसका काला चिट्ठा अगर खोल के रख दिया जाए तो हिंदू कलेजा काटने लगेगा। क्या स्थिति थी, माफिया राज। ठीक है सर, वापस आती हूँ आपके पास। मनीष अग्रवाल जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। बटेंगे कटेंगे वर्सेस पीडीए दावी, इस बार पार्टियां चलने जा रही हैं क्या? यही एजेंडा रहने वाला है इस बार उपचुनाव में? देखिए, एजेंडा तो उपचुनाव का तय हो चुका है। आपने देखा होगा हरियाणा में जब बीजेपी को इससे सफलता मिली, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का मतलब ये जो निकाला जा रहा है ये गलत है। इस देश का एक बार धर्म के नाम पे विभाजन हो चुका है। अब इस देश में कोई भी विभाजन धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसी की कोशिश कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भगवान राम का उन्हें आशीर्वाद मिला, तो मुझे इंतजार है कि कब उनके नेता भगवान राम के दर्शन करके उनका वाकई में आशीर्वाद लेंगे या सिर्फ आशीर्वाद ही लेते रहेंगे, सीट के रूप में दर्शन करने नहीं जाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट के एजेंडा पे है तो मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता जो अभी अबू आजमी जी के संग महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान मंच से बोले गए थे, जहां माननीय अखिलेश यादव जी मौजूद थे। क्या यही विकास का एजेंडा है जो महाराष्ट्र से पुश करा जा रहा था? इसलिए राजनीतिक पार्टियों को यह ध्यान रखना होगा कि वो लोग जो भी एजेंडा पुश कर रहे हैं, जनता इसको समझ रही है। आप पीडीए बनाते हो, जब आप एलओपी बनाते हो यूपी में तो पीडीए भूल जाते हो, जब आप राज्यसभा के टिकट देते हो तो आप पीडीए भूल जाते हो। अभी आपने जो 9 टिकट दिए हैं उसमें से 45% टिकट एक विशेष जाति को दिए गए हैं, तो आप पीडीए भूल जाते हो। तो क्या पीडीए सिर्फ वोट लेने के ही काम में आएगा? पीडीए और किसी काम में नहीं आएगा। ये इन लोग को, जनता को जाके बताना पड़ेगा और जनता को भी ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने 24 में जिन मुद्दों पे वोट दिया था, आज ये संविधान पे वोट क्यों नहीं मांग रहे, आज ये बेरोजगारी पे वोट क्यों नहीं मांग रहे, आज ये क्यों नहीं कह रहे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि वो मुद्दे एक बार चल चुके हैं। बीजेपी कह रही है घटेंगे बटेंगे, आप संविधान पे और आरक्षण पे वोट मांगिए। ठीक है, कुंवर निषाद, मैं आपके पास आती हूं। क्या यही मुद्दा रहने वाला है इस बार के चुनाव में? और आपको नहीं लगता है, जिस बात का जिक्र अभी मनीष जी भी कर रहे हैं, कि जनता में इस तरीके का मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उनका इस्तेमाल, पीडीए का इस्तेमाल आप लोग सिर्फ राजनीतिक मंशा के लिए कर रहे हैं, राजनीति के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं? देखिए, जनता में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, यही बात तो सिखाएंगे ये पूरे हिंदुस्तान में एक एक बच्चे को। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से कटने और मरने की बात होने लगी, कटने और बटने की बात होने लगी। इनके ही नेता संविधान के दुश्मन बने हुए हैं। इनके ही नेता कहते हैं कि मुसलमानों को घेर कर मारो। गिरिराज सिंह जैसे जो मंत्री हैं, ऐसी बीमारू मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए और एक इस देश के जो भाईचारा है उसके लिए खतरा बन गए। आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कटेंगे तो बटेंगे, वास्तव में ये जो नारा नहीं है, यह धमकी है कि हिंदू मुसलमान अगर बटेंगे तो ये आपस में कट के मरेंगे। ये एक तरह से धमकी देने का प्रयास आदित्यनाथ ने किया है। तो एक चीज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित रूप से समझ लें, न तो कोई कटने वाला है, न कोई बटने वाला है, और आपकी जो बांटने की साजिश है वो कामयाब होने वाली नहीं है। ठीक है संजय जी, वो कह रहे हैं कि न बांटने की साजिश आप लोगों की कामयाब नहीं होगी। देखिए, अब कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो गई है कि ये किस विचारधारा के ये लोग हैं समझ में नहीं आता है। ये लेफ्टिस्ट हैं, ये क्या है, इनकी अब कोई विचारधारा रह नहीं गई है। इनको मैं बताना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि बांग्लादेश के रेफरेंस में, तो महाज्ञानी लोग कांग्रेस के अंदर हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं। जोगेंद्र नाथ मंडल को याद कर लीजिए। जोगेंद्र नाथ मंडल बहुत बड़े दलित नेता थे। उन्होंने दलितों को, पश्चिम बंगाल के जो बंगाल था उसके दलितों को कहा कि भाई आप मुसलमानों का साथ दीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और बांग्लादेश जब पूर्वी बंगाल बना, उसके बाद जब हिंदुओं का नरसंहार शुरू होना हुआ, जोगेंद्रनाथ मंडल जी का जो लियाकत अली को इस्तीफा है, जितने बिंदु हैं जरा उसको पढ़ लीजिएगा, वो रो रहे थे। और वहां से जो ऊंचे हिंदू थे वो तो भाग गए। वहां 80% दलित था। और दलितों की स्थिति क्या है बंगाल के अंदर? अगर आपको शर्म नहीं आती तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू जी से क्या कहा था? लियाकत अली पैक्ट के बाद जब नेहरू जी ने किया था, उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर दलितों पर भीषण अत्याचार हो रहे हैं, उनको यहाँ बुला लीजिए। नेहरू जी ने कोई ध्यान नहीं दिया।
तो ये जो दलितों का नरसंहार आप लोगों ने, कांग्रेस वालों ने कराया है, इसका जिम्मेदार कौन है? यही योगी जी बताना चाहते हैं बांग्लादेश के रेफरेंस में, बटोगे तो कटोगे और खटोगे भी तो कटोगे आप। स्थिति यह है देश संजय जी, लेकिन अब तो पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है ना, 2027 की लड़ाई देखी जा रही है ये, और जो बांटने का काटने का काम करेंगे वो 2027 में हारेंगे। ये लोग खुद बांट रहे हैं। एक 10 सेकंड का और समय दे दीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए। हाँ, राहुल गांधी जी सैन फ्रांसिस्को गए थे और हमारे विद्वान कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जरा उनका वो भाषण उठा के देख लीजिए। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरी मोहब्बत की दुकान सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, कौन निशात, आपका रिएक्शन? वो कह रहे हैं आप लोग बांटने का काम करते हैं, समाज को बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आदत पड़ गई है, इनकी नफरत की जो फिल्म है उसमें बहुत सारा अफीम बाकी है। ये उसको फैलाने का प्रयास करेंगे, झूठ बोलने का प्रयास करेंगे। इसी देश के माननीय प्रधानमंत्री जब विदेशी जमीन पर जाते हैं, तो कोरिया जैसे देश में जाकर कहते हैं कि मुझको न जाने कौन से पाप किए थे जो हिंदुस्तान में जन्म लिया। तो इनको शर्म आती है। अभी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो इनको याद रखना चाहिए कि कभी कांग्रेस पार्टी ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, लेकिन इनके ही नेता जाते हैं पाकिस्तान में और मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जाकर शरणागत होते हैं, तो शर्म इनको आनी चाहिए। इनके ही नेता जाते हैं तो जाके पाकिस्तान में जाकर बिना नोटे की बिरयानी खाने का काम करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको बात करनी चाहिए रोटी कपड़ा मकान पर, लेकिन उस पर तो नहीं करते। शिक्षा रोजगार पर बात करनी चाहिए, उस पर तो नहीं करते। ठीक है संजय जी, वो कहना चाह रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरीके के नारे लेकर आते हैं। जल्दी से फिर मेजर आशीष के पास जाऊंगी। प्रवक्ता का जवाब देना चाहते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान बड़ी इनकी दुखती रग है। अभी मोदी जी ने ब्रिक्स में कांग्रेस पाकिस्तान की एंट्री रोक दी। आपको शर्म नहीं आती है सब बोलते हुए? ब्रिक्स में एंट्री नहीं देने दी पाकिस्तान को, गिड़गिड़ाता रहेगा पाकिस्तान रूस के आगे। मोदी जी ने कहा नो एंट्री, तो पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हो भाई? ठीक है, सब लोग चुनाव पे रहते हैं ना, आज के मुद्दे पर ही रहते हैं। ठीक है मेजर आशीष, आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये जो नारा दिया गया वो हरियाणा में काम किया, और इसीलिए आप लोगों ने अभी तक जो आप लोग मुद्दे उठाते आ रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी, संविधान, ये सब मुद्दे तो अब पीछे लग रहे हैं, और अब आप लोगों ने भी इसी नारे की काट निकालने के लिए इसमें नए शब्द जोड़ दिए हैं। देखिए, हमने कोई नए शब्द नहीं जोड़े हैं। वो एक सवाल किया गया था तो जवाब दिया गया। यहाँ समझने की बात यह भी है कि हरियाणा में ऐसा कोई जो ये बयान है ये कारगर नहीं हुआ। हरियाणा अगर हार हुई है तो कांग्रेस की जो भीतरी जो आपसी लड़ाई थी वहां दो नेताओं की, उसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई। और उसके बावजूद अगर आप देखें तो जो वोट प्रतिशत दोनों पार्टियों को मिला है वो लगभग बराबर है। कांग्रेस को जितना प्रतिशत वोट मिला उतना ही भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में वोट प्रतिशत मिला है, यानी वोट परसेंटेज दोनों का बराबर है। यदि कांग्रेस ने थोड़ी और राजनीतिक सूझबूझ दिखाई होती वहां पे, और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन रखा होता, तो आज शायद हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती वहां पे। बहरहाल अब वो चीज नहीं। अरे सर, लेकिन यूपी के मुद्दे तो आप लोगों के यही है ना, महंगाई, बेरोजगारी, युवा, नौकरी, यही सब मुद्दे तो हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही जनता से जो एक आम नागरिक है वो ये देख रहा है कि उसको मिल क्या रहा है। उसको आज मिल रहा है 28% जीएसटी हर चीज पे। कल्पना करिए, मतलब लगभग आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, उस पे 1/3 यानी लगभग 30% आप टैक्स दे रहे हैं। ये एक आम आदमी को मिल रहा है इस देश में, तो क्यों खुश होगा? और उसके बदले क्या मिल रहा है उसे? कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। महंगाई, आप टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं, हर जगह बढ़ रहा है। आ रहे हैं संजय जी, आ रहे हैं। सरकारी नौकरियां आप कम कर रहे हैं, संविदा पे सबको कर दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन आप ठीक से देना नहीं चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता देख रही है। जो सैन्य सेवाएं थी हमारी, जो आर्म्ड फोर्सेस थी, आपने एक बहुत ही चौपट स्कीम उसमें लगा दी है जिससे कि हमारी देश की सेना कमजोर हो रही है। अग्निवीर, ये कोई स्कीम थी? कोई थोड़ा भी पढ़ा लिखा आदमी बता देगा कि ये है क्या? ये तो मजाक बना दिया आपने इस देश की सेना का। 4 साल के लिए आओ फिर चले जाओ, ऐसे लड़ते हैं हम वहां। 4 साल में तो हम पूरे कोर्सेज नहीं करा पाते। पता नहीं किसने ये किया है, जिसको सेना की एबीसी नहीं पता है उस आदमी ने ये इस चीज को आगे किया है कि ऐसे करेंगे आप इस देश का। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। आशीष चतुर्वेदी जी शायद मेजर जनरल है ना? आशीष जी आप बड़े अधिकारी, मतलब 4 स्टार जनरल से 2 पद नीचे वाला होता है मेजर जनरल।
आपको ये नहीं मालूम है कि चीन क्यों हटा पीछे? मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो हथियार खरीद के दिए हैं भारत की फौज को, आज जर्मन खड़ा है, दुनिया लाइन लगा के खड़ी है भारत के पीछे कि हमसे हथियार ले लीजिए, हमसे हथियार ले लीजिए। और जो डिप्लोमेसी काम सुन लीजिए जनरल साहब, आपको मैंने नहीं रोका था, आपका सम्मान कर रहा हूँ, जरा आप शालीन प्रवक्ता हैं, लीजिए मेरी बात को। मिर्ची लेके आपको आपने जब कही है, सुन लीजिए आप मेरी बात को। चीन जो है डिप्लॉयमेंट फौज का जो वहां है बॉर्डर पे, उसके दबाव में पीछे हटी है। क्या बात कर रहे हैं आप क्या पढ़ते लिखते हैं? मैं आपके खिलाफ कोई शब्द नहीं करना चाहता था, आपके पुराने रैंक का सम्मान करना चाह रहा हूं, लेकिन आपने जो मोदी जी और सरकार के खिलाफ बोला है, उसके बाद आपके प्रति मेरा सम्मान भाव समाप्त हो गया है। पढ़ के आया करिए, आप पढ़ के डिबेट किया करिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ धोखे हैं बैठ के, पढ़ लिख के आया करिए। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, ये जो मुद्दे थे अब वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, और यही हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ही क्या इस बार के चुनाव में भी देखी जाएगी, जहां अपने अपने तरीके से नारे लग रहे हैं? देखिए बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल देखी जाएगी, क्योंकि योगी जी के इस आह्वान का विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। अगर आप हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज के बारे में बोलते हैं, मेजर आशीष, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भाजपा को मिली है। तो क्या जम्मू कश्मीर भाजपा की पॉलिसीज का फिर एंडोर्समेंट नहीं है? अगर आप वोटिंग परसेंटेज से बोलते हैं, अगर मेजर साहब ये कहते हैं कि 28% जीएसटी है, तो क्या यूपी के उपचुनाव या यूपी के चुनाव से ये जीएसटी की दरों में बदलाव ला सकते हैं? नहीं ला सकते, वो तो सेंटर का सब्जेक्ट है। तो आप स्टेट के सब्जेक्ट बोलिए ना, मेरा सवाल मनीष जी से, सर अपनी बारे में बोलिए ना, आती हूँ मैं आपके पास। घटिया, इससे ज्यादा गिरा हुआ आज तक कोई ढूंढे नहीं मिलेगा। कैसे बोलते हैं मेजर आशीष? प्लीज नहीं तो ये प्लीज पानी पीजिए, आपको गुस्सा आ रहा है बहुत, पानी पीजिए आराम से, शांति से, एक एक करके। चीनी सैनिक भारत में नहीं आया है, और चाइना ने यही इस्तेमाल किया यूएन में, उन्होंने कहा भारत का प्रधानमंत्री। मेजर आशीष प्लीज, सर मेरे को आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी ना, फिर आप अपनी बारी में बोलिए। और चीन पाकिस्तान इन सब पे तो हमारी डिबेट है ही नहीं ना, आप कहाँ जा रहे हैं वहां? एक दूसरे पर इतना हावी मत होइए प्लीज सर, आराम से, एक एक करके सबके पास आ रही हूँ ना मैं। देश की सेना का सम्मान करिए। लेट हिम कंप्लीट सर, प्लीज मेजर आशीष। क्या प्रधानमंत्री बना बैठा है मनीष? कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं लोग, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए? इनको कभी भी ऐसे शब्द किसी भी नेता के लिए प्रयोग नहीं करने चाहिए। पता नहीं किस तरीके के शब्द। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा डिस्कशन जो है यूपी के चुनाव पे है, तो यूपी के चुनाव से क्या जीएसटी की दरें बदलेंगी? हरियाणा में जब ये नारा हिट हो गया है, वरना आप इस नारे में शब्द ऐड मत करिए, आप इस नारे में काट मत करिए, आप इस नारे को चलने दीजिए। आप अपना संविधान का, बेरोजगारी का नैरेटिव लोगों पे लेके जाइए, जो आप लेके गए थे लोकसभा के चुनाव में। वहां पे लोगों ने आपको वोट दिया, लोग आपको फिर वोट देंगे, लेकिन आपको मालूम है कि अब ये झूठ नहीं चल पाएगा जनता के बीच में। आपको कोई नया मुद्दा चाहिए और वो नया मुद्दा आप तलाश नहीं पा रहे हैं, तो आप इस तरीके की हताशा की बातें करते हैं और सम्मानित पदों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो इतने बड़े राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण चैनल पे कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरा समाजवादी पार्टी से सिर्फ यही कहना है कि आप प्रदेश की जनता के मुद्दों को, जो आप 2024 में उठा रहे थे, उसी को उठाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि योगी जी के इस नारे से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन योगी जी के इस नारे से देश में एक बड़ी परिवर्तन की लहर आ रही है। ठीक है मनीष जी, सवाल का जवाब ले लेते हैं। मेजर आशीष, वो कह रहे हैं जो आप लोगों का 2024 में नारा था ना, उसका फायदा भी तो हुआ था ना, तो उन्हीं मुद्दों के जरिए आप जाइए चुनाव में। कोई भी लगा ले, चाहे हम लगाए चाहे सत्ता पक्ष लगाए, कोई राजनीतिक नारे पे वोट होता तो बात ही क्या थी। नारे से नहीं होता है, काम से होता है। जनता ने देखा कि जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया क्या? कुछ नहीं दिया, सबसे लूट लिया। बड़े बड़े जो देश के संसाधन थे, 2 आदमियों को फायदा पहुंचाया, अडानी और अंबानी। वो कहां थे 2014 में? गूगल करके देख लीजिए, आज कहां पहुंच गए दोनों के दोनों। और जो बाकी देश का नागरिक था और उसके बच्चे थे, वो कहां पहुंच गए, कहां रह गए, ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अडानी और अंबानी हजारों करोड़ अपनी शादियों में फूंक रहे हैं। कहां से आ रहा है वो पैसा? क्योंकि सारे जो देश के एयरपोर्ट, दिल्ली का लाल किला उठा करके अडानी को दिया जा रहा है। हर चीज इन लोगों को दी जा रही है। ये कृषि कानून लाए थे क्योंकि अडानी को देने वाले थे, वो तो किसी तरह बच गया, नहीं तो देश ये तो वहीं बर्बाद कर डालते बिल्कुल। ठीक है मनीष जी।